पुस्तक का नाम नियामक सत्ता एवं उसकी विधि व्यवस्था। ऑडियो 2 इस शीर्षक है स्नेह सहकारिता का समुच्चय यह प्रकृति जगत। प्रकृति में जहाँ भी देखते हैं पारस्परिक सहयोग का, समष्टि चेतना का नैसर्गिक नियम क्रियाशील नजर आता है। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, नदियां औरों के लिए बहती हैं, सूर्य सतत परिश्रम करता व सक्रियता चैतन्यता का विस्तार करता है। यह विश्व का नैसर्गिक नियम है। जियो और जीने दो का यह सिद्धांत उदाहरण के रूप में जीवाणु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं में साकार होता देखा जा सकता है। इकोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत जीवों एवं वनस्पतियों में सहयोग का वर्णन आता है। इसे हमें अच्छी तरह समझना हो तो कृषि विज्ञान की लेग्यूमिनेसी अर्थात फलियों वाली पौधों जैसे चना, मटर, सेम, सोयाबीन आदि की रचना, जीवन धारण और विकास पद्धति का अध्ययन करना पड़ेगा। इन पौधों की जड़ों में बड़ी बड़ी गांठें होती हैं। स्थूल आंख तो नहीं, पर किसी गांठ को चीरकर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके अंदर अरबों की संख्या में जीवाणु, बैक्टीरिया हलचल करते हुए दिखाई देते हैं। प्रकृति ने सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के कितने सुदृढ़ खोल तैयार किए हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है। पर यह सब उसने केवल सुरक्षा के लिए ही नहीं किया है। पौधों के अच्छे विकास के लिए यह आवश्यक है कि मिट्टी से नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा मिले। जड़ें हल्की होने के कारण यह काम नहीं कर सकती, इसलिए मात्र नाइट्रोजन चूसकर देने का किराया लेकर यह पौधे उन जीवाणुओं को आजीवन अपने भीतर सुरक्षित स्थान दिए रहते हैं। इस प्रकार ये गांठें एक महत्वपूर्ण नाइट्रोजन चक्र में भाग लेकर बैंक की भूमिका निभाती हैं व समय आने पर अवशोषित नोशजन को पोषक द्रव्य के रूप में पौधों को प्रदान करती हैं। जिस प्रकार जीवित प्राणी प्रोटोप्लाज्मा नामक तत्व से बना होता है, उसका सबसे सूक्ष्म कण सेल कहलाता है। उसी प्रकार वनस्पति के सबसे छोटे अणु का नाम जीवाणु, बैक्टीरिया है। इन्हें एक कोशिका वाले पौधे कहा जा सकता है और वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि माइक्रोस्कोप की सहायता के बिना देखे नहीं जा सकते। यही जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं की आहार नली में रहते हैं और सेल्यूलोज वाले भाग को पचाने का काम करते हैं। जीवाणु कोशिका की लंबाई 0.5 माइक्रोन तक होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं: गोलाणु, कोकस, दंडाणु, बैसिलस और सर्पिलाणु, स्पिरिलस। कोशिका जिस तरह प्रोटीन के आवरण में बंद होती है और उसके भीतर केंद्रक न्यूक्लियस काम किया करता है, उसी प्रकार जीवाणु कोशिका एक लिसलिसी श्लेष्मा परत में बंद होती है। कोशिका भित्ति की सुरक्षा के लिए प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, किंतु किन्हीं जीवाणु कोशिकाओं में केंद्र नहीं भी होते हैं तो भी उनमें केंद्रकीय पदार्थ कोमिटिन अवश्य होता है। यह जीव कोश भी अलैंगिक रीति से स्वयं ही बढ़ने की वैसी ही क्षमता रखते हैं जैसे कि प्रोटोप्लाज्मा केंद्रक। एक कोशिका से विभाजन प्रारंभ होता है तो 15 घंटे बाद उसी तरह की 1 अरब संतति कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं। 36 घंटे बाद इनकी तादाद इतनी हो जाती है कि उससे 100 ट्रक भरे जा सकें। यह गति यदि निर्बाध चलती रहे तो 48 घंटे बाद एक कोशिका से बनी अन्य कोशिकाओं का भार पृथ्वी के भार से 4 गुना अधिक हो जाएगा, किंतु उसकी देह से निकले विषैले पदार्थ इस वृद्धि को रोक देते हैं और यह गति रुक जाती है। वस्तुतः यह बाढ़ मानव जाति के हित में ही है। जीवाणु सर्वत्र विद्यमान रहकर मनुष्य जाति की बड़ी सेवा करते हैं। 1% जीवाणु ही मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, अन्यथा पौधों और जंतुओं के हानिकारक तत्वों और मृत अवशेषों का विघटन
यह जीवाणु ही करते हैं। प्रतिवर्ष प्रति पौधा 200 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर प्रकाश किरणों द्वारा उसे जैव पदार्थ में बदल देता है। यह कार्बन जीवों द्वारा पैदा की जाती है। यदि जीवाणु यह क्रिया संपन्न ना करें तो सारा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से आच्छादित हो जाए और मनुष्य का धरती पर रहना कठिन हो जाए। जीवाणु की क्रिया और प्रोटोप्लाज्मा की कोशिका सेल की क्रिया का तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों में एक जैसी चेतना ही दिखाई देती है। जैसे कि ऊपर बताया जा चुका है, आकृति और कार्य प्रणाली में थोड़ा अंतर है जो मनुष्य के हित में पूरक ही है। यदि यह पूरक क्रिया संपन्न ना हो तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाए। विश्व चेतना का यह अंश मनुष्य के उपयोग में आता है, पर उसका यह अर्थ नहीं लगा लेना चाहिए कि उसमें आत्मा नहीं है। यदि मनुष्य की प्रजनन प्रणाली, मल विसर्जन आदि की क्रियाएं और उसकी परमाणुविक रचना में तथा वृक्ष वनस्पतियों की क्रिया प्रणाली में साम्य पाया जाता है तो उसे विश्वव्यापी चेतना का स्वरूप ही मानना चाहिए। यदि विज्ञान की इन उपलब्धियों से भी मनुष्य यह मानने को तैयार नहीं होता तो उसे हठधर्मी ही कहा जाएगा। इकोलॉजी के इन सिद्धांतों को झुटलाया नहीं जा सकता। मनुष्य मर जाते हैं पर उनके कारण शरीर कभी नष्ट नहीं होते। सच पूछा जाए तो महापुरुषों के शरीर हाड़ मांस के नहीं, गुण के बने होते हैं और जन्म जन्मांतरों तक बरतते रहते हैं। नाइट्रोजन जिसे पत्तियों, फल, फूल, टहनियों ने सोख लिया था, उनके सूख जाने पर भी विद्यमान रहता है। पत्ते आदि सूखकर पृथ्वी में गिर जाते हैं या हरे होने पर जानवरों द्वारा चर लिए जाते हैं। दूसरी अवस्था में वह शरीर के उपयुक्त ना होने पर मलमूत्र के द्वारा अमोनिया के रूप में बाहर निकल आता है। मृत्यु हो जाने पर भी वह जानवरों के शरीर से बाहर आ जाता है। पहली अवस्था में भी वह पृथ्वी में आ जाता है और इधर उधर बिखर जाता है। इस प्रकार यह सतत जीवन क्रम को गतिशील बनाकर रखने के लिए विद्यमान रहता है। उसके इस अक्षुण्ण अस्तित्व एवं अमर होने की मूल स्पष्ट भूमि इकोलॉजी का सहकार पर आधारित वह सिद्धांत है जो सृष्टा द्वारा निर्धारित किया गया है। वायुमंडल की नाइट्रोजन विद्युत प्रभाव से ऑक्सीजन से मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो मेघ जल से मिलकर नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और पृथ्वी तल पर गिरकर धरती के अन्य लवणों से क्रियान्वित होकर नाइट्रेट में परिणत होते हैं। इतनी लंबी प्रतिक्रिया में से गुजरने के बाद तब कहीं नाइट्रोजन इस योग्य बनती है कि उसे प्राणियों के शरीर और पौधे सूखकर आत्मसात कर सकें। पौधों के नाइट्रेट लवणों में प्रोटीन बनाते हैं। वनस्पति उसकी पत्ती, फल, फूल खाकर उसके तत्व को प्राणी अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। जानवर मल और मूत्र के द्वारा बहुत सा नाइट्रोजन धरती को लौटा देते हैं। जो उनके शरीर में बचा रहता है वह मरने के बाद सड़ने या जलने पर फिर लौटकर धरती को या वायुमंडल को मिल जाता है। इस प्रकार वायुमंडल का नाइट्रोजन जल, वनस्पति, प्राणी, धरती और फिर वायुमंडल में भ्रमण करके एक सुव्यवस्थित चक्र की तरह घूमता रहता है। आकाश स्थित नाइट्रोजन वायु का बादल बिजली की सहायता से वर्षा के साथ खाद बनकर धरती पर आना, पृथ्वी के संयोग से उसका वनस्पति के रूप में उगना, वनस्पतियों का प्राणियों द्वारा भक्षण किया जाना और उसका प्रोटीन जैसे उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित होना, मलमूत्र द्वारा उसका धरती पर आना, वस्तुओं की सड़न से उसका फिर आकाश में लौटना, यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। इसे जीवन चक्र भी कह सकते हैं। धरती पर सजीवता बनाए रखने में नाइट्रोजन की इस महान भूमिका को सहयोग सहचार पर चलने वाले जीवन व्यापार का समर्थ उदाहरण समझा जा सकता है। हर कोई जानता है कि विवाह बंधन के साथ कितने उत्तरदायित्व, बंधन और कर्तव्य जुड़े हुए हैं। उन्हें निभाते निभाते आदमी का कचूमर निकल जाता है।
नारी को प्रसव की विकट पीड़ा, पशुपालन का कठिनतम कार्य और पति तथा ससुराल वालों को प्रसन्न रखने में लगभग आत्मसमर्पण जैसी तपस्या करनी पड़ती है। नर को भी कम भार वहन नहीं करना पड़ता। वह इन कठिनाइयों से परिचित होते हुए भी हर कोई विवाह की आशा लगाए बैठा रहता है और वैसा अवसर आते ही हर्षोल्लास अनुभव करता है। जिन दाम्पत्य जीवन में सघन आत्मीयता विकसित होती है, वहां पारस्परिक सानिध्य स्वर्गोपम प्रतीत होता है। पति पत्नी की योग्यताएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। जब वे मिलजुल कर एक हो जाते हैं तो दोनों को ही लाभ होता है। दोनों ही अपने अभावों की पूर्ति करते हैं। वृद्धों का अनुभव, बालकों का विनोद, उपार्जनकर्ताओं का धन आदि मिलकर ऐसा संतुलन बनता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हित साधन होता है। सभी एक दूसरे के सहयोग का लाभ उठाते हुए आनंद में रहते और उत्साह पाते हैं। यदि यही परिवार के सदस्य मात्र एक सराय में रहने वाले अजनबी मुसाफिरों की तरह निर्वाह करें तो उनका असहयोग और मनोमालिन्य उस समूह को आनंद रहित, नीरस और समस्याओं से भरा हुआ बना देंगे और उसका बिखर जाना ही श्रेयस्कर प्रतीत होगा। जहाँ तक परस्पर सहयोग का प्रश्न है, निम्न कोटि के प्राणियों में पारिवारिक सहयोग अत्यंत स्वल्प रहता है। कामोन्माद के कारण नर मादा कुछ ही क्षणों के लिए पति पत्नी बनते हैं और वह आवेश उतरते ही दोनों अपरिचित बन जाते हैं। तनिक सा स्वार्थ व्यवधान पड़ने पर इस क्षण के पति पत्नी अगले ही क्षण एक दूसरे पर प्राणघातक आक्रमण करने में नहीं चूकते। संतान को मादा संभालती है और वह भी तब तक जब तक वह अपने पैरों खड़ा नहीं हो जाता। इसके बाद जब बच्चा स्वावलंबी हो जाता है तो न माता को संतान से स्नेह रहता है और न संतान माता से कोई रिश्ता रखती है। बाप संतान पालन में यत्किंचित ही सहयोग देता है। माता को प्रकृति ने यह क्षणिक वात्सल्य इसलिए दिया है कि उस प्राणी का वंश नष्ट न होने पावे। विवेकपूर्ण सहयोग के आधार पर इन प्राणियों का परिवार नहीं बनता। यदि बना होता तो उसमें स्थिरता और सघनता का क्रम आगे भी चलता रहता, पर वैसा प्रायः देखने में नहीं आता। इसी कारण वे कोई खास विकास नहीं कर सके, जबकि मनुष्य दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता चला जाता है। तथ्यों की गहराई में प्रवेश करते हुए मनुष्य की एक ही सर्वोपरि विशेषता उभर कर आती है, सहकारिता की प्रवृत्ति। फिर भी इसी दृश्य जगत में अनेकों शिक्षाएं वनस्पति जगत एवं जीव जगत में ही मनुष्य प्राप्त कर अपनी सत्प्रवृत्तियों को पोषण दे सकता है। दृश्य प्रकृति के वनस्पति जगत में नजर आने वाली सहकार जैसी प्रक्रिया जीव जंतुओं में भी देखने को मिलती है। यह सिद्ध करती है कि सृष्टि की संरचना सोद्देश्य है एवं मूक दिखाई पड़ते जीव जंतुओं में भी वही समष्टि चेतना संव्याप्त है जो मानव को संघबद्ध करने के लिए बाधित करती है। यह बात सही है कि मनुष्य जन्मजात रूप से बुद्धिमान नहीं होता। पशुओं के बच्चे बिना सिखाए माता के थन और अपनी खुराक आप ढूंढ लेते हैं, जबकि मनुष्य का बच्चा कई वर्ष का होने तक पेट भरने तक में पराश्रित रहता है। भेड़ियों की मांद में पाया गया 3 वर्षीय रामू भेड़ियों की तरह ही चलता, बोलता, खाता, सोता था। शिकारियों ने उसे पकड़ा और लखनऊ मेडिकल कॉलेज में उसके सुधार का उपक्रम हुआ तो वह भी मनुष्य सभ्यता को बहुत बड़ा ही अपना सका। यदि जन्मजात बुद्धिमत्ता मनुष्य को मिली होती तो घने जंगलों में रहते हुए पिछड़े हुए आदिवासी अपनी सहज वृत्ति से अन्य लोगों की तरह सभ्य हो गए होते। वस्तुतः मनुष्य को बुद्धिमत्ता सहित जितनी भी उपलब्धियां मिली हैं, उन सब की जननी सहकार प्रवृत्ति ही है। यह सहकारिता क्या है, वह मनुष्य के जीवन में किस प्रकार एक अहम भूमिका निभाती है, इसे समझाते हुए दार्शनिक चिंतक श्री अल्डूअस हक्सले कहते हैं,
मनुष्य की बुद्धिमत्ता, शारीरिक चेष्टा और प्रयत्न परायणता के मूल में जो अत्यंत प्रेरक दिव्य प्रवृत्ति झांकती है उसे ही सहकारिता कहते हैं। वस्तुतः यही मानव रूपी प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य प्राणियों में यह वृत्ति यत्किंचित पाई जाती है, पर प्रायः यह शरीर समीपता तक ही सीमित रहती है। मानसिक आदान प्रदान कर सकने योग्य उनकी स्थिति नहीं है। कुछ पशु पक्षी जोड़े बनाकर समूह में साथ साथ रहने के अभ्यस्त तो होते हैं, इससे उन्हें सुरक्षा में सहायता मिलती है। कुछ और छोटे मोटे शारीरिक आदान प्रदान कर लेते हैं, पर मानसिक और भावनात्मक आदान प्रदान उनसे बन नहीं पड़ता। सहकारिता वृत्ति का सीमित प्रयोग कर सकने के कारण ही वन्य प्राणी सृष्टि के आदि से लेकर जहां तहां पड़े हैं। जबकि मनुष्य उस दिव्य प्रवृत्ति को अधिकाधिक विकसित करते हुए उन्नति के उच्च शिखर तक पहुंच सकने में सफल हो गया। सीमित ही सही, किंतु जिस प्रकार की सहकारिता वृत्ति का परिचय वनस्पति वर्ग की फफूंद से लेकर जीव अवान जंतुओं में दिखाई पड़ता है, उस वह सिद्ध करता है कि यह विशेषता प्रवृत्तियों के कारण नहीं, विधाता के अनुदानों के कारण है। सेलुलाइटिक फफूंद की दो जातियों में एक जाति बलवान होती है, दूसरी निर्बल। जो निर्बल होते हैं वह अपने आहार सेलुलोज को तोड़फोड़ नहीं सकते। अब शक्तिशाली फफूंद सेलुलोज को तोड़ना प्रारंभ करते हैं और उसमें कार्बनिक अम्ल पैदा कर देते हैं। यह कमजोर सेल्यूलाइटिक फफूंद को सहारा ना देते तो उनकी एक जाति कभी की नष्ट हो गई होती। जुक्लोरेली एक प्रकार की वनस्पति है जो अन्य वनस्पतियों के समान खुले आकाश में नहीं जीवित रह पाती। उसकी कोमल कोशाएं धूप, शीत और वर्षा के तीव्र आघात सहन करने में वैसे भी असमर्थ होती हैं जैसे कोमल बच्चे, बीमार और अपाहिज व्यक्ति। हाइड्रा एक छोटा सा जीव है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है, पर अपने लिए उपयुक्त भोजन की प्राप्ति कर पाना उसके लिए कठिन होता है। प्रकृति ने उसकी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बनाई हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में ज्यूकोलोरेली पौधा हाइड्रा जीव के शरीर में रहने लगता है। वहां वह अपने को सुरक्षित अनुभव करता है, पर चूंकि वह वनस्पति है इसलिए उसे भोजन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस अर्थात सूर्य प्रकाश में होने वाली एक रासायनिक क्रिया से मिल सकता है। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलना आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक क्लोरोफिल तैयार करके वह अपने संपूर्ण अंगों का सेवन कर सके। इस कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो हाइड्रा अपनी छोड़ी हुई सांस से पूरी कर देता और जुक्लोरेली द्वारा छोड़ी गई हुई ऑक्सीजन आप ग्रहण कर लेता है। इस तरह परस्पर सहयोग से दोनों प्रसन्नता पूर्वक जीते हैं। फोटोसिंथेसिस क्रिया से हाइड्रा को भी शक्ति मिलती रहती है। एक समय था जबकि अंजीर केवल अर्जेंटीना में पाई जाती थी। वहां से इस्माइराना नामक अंजीर के कुछ पौधे कैलिफोर्निया में लाए गए। इन पौधों को उगाने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए गए, अच्छी खाद दी गई, पानी दिया गया, मिट्टी दी गई, पर सब कुछ निरर्थक गया। अंजीर का पौधा बढ़ तो गया, उसमें फूल भी आ गए, किंतु बांझ, यह फूलों पर फल उतरे ही नहीं। वैज्ञानिकों ने परागण के सारे प्रयत्न कर लिए, पर उनकी समझ में एक न चली। अंत में अमेरिका के वैज्ञानिक उस देश में गए जहां से अंजीर का पौधा आया था। पौधे के विकास का सूक्ष्म अध्ययन करते समय उन्होंने देखा कि एक विशेष जाति की बर्र ही जब इन पौधों पर आती है तभी पॉलिनेशन, पौधों की संयोग क्रिया संपन्न होती है। इन बर्रों को तब कैलिफोर्निया लाया गया। जैसे ही बर्रे इन पौधों के फूलों पर बैठी, पॉलिनेशन क्रिया आरंभ हो गई और बांझ अंजीर के पौधे खूब फलने लगे। यह बर्र भी इस फूल से अपने लिए पर्याप्त पराग प्राप्त करती है। उसका अधिकांश पालन पोषण
इन अंजीर के ही फूलों से होता है। समुद्र में एक प्रकार का शंख पाया जाता है, उसका कीड़ा निकल जाता है, तब ऑर्थोपोडा वर्ग का परमिट क्रैब नामक जल जंतु उसमें जा बैठता है। सोचता तो वह यह है कि यहाँ वह सुरक्षित रहेगा, किंतु यहाँ भी उसे शत्रु का भय बना रहता है। मछलियाँ उसे कभी भी पकड़कर खा जाती हैं। यदि उपयोगितावाद का सिद्धांत ही सत्य और व्यावहारिक रहा होता तो इस कीड़े की वंशावली ही समाप्त हो गई होती, पर प्रकृति ने उसे सहयोग के लिए प्रेरित किया। वहीं पर फाइसेलिया नामक एक जानवर पड़ा होता है, बेचारा अपने आहार के लिए चल फिर नहीं सकता। ऑर्थोपोडा उसे अपने शंख की पीठ पर बैठा लेता है और उसे यहाँ से वहाँ घुमाता रहता है। प्रत्युपकार में फाइसेलिया उस ऑर्थोपोडा की रक्षा का भार स्वयं वहन करता है। फाइसेलिया इस अपने शरीर से एक काई की तरह का एक दुर्गंधित पदार्थ निकालता रहता है। फलस्वरूप वह जहाँ भी रहता है मछलियाँ भयभीत होकर पास नहीं आती और यही द्रव्य छोटे छोटे जंतुओं के मारने के काम आता है और इससे फाइसेलिया एवं हर्मिट क्रैब दोनों को भोजन भी मिलता है और इस तरह ऑर्थोपोडा का जीवन सुरक्षित बना रहता है। दोनों के परस्पर सहयोग की यह व्यवस्था इतनी सुनियोजित प्रतीत होती है कि कहीं सहयोग को अपने स्थान नहीं दिया जाता। ऐसे अनेकों उदाहरण जीव जगत में देखने को मिलते हैं। न्यू गाइना के बर्फीले भाग में रहने वाली काली चिड़िया जब प्यासी होती है तो झुंड बनाकर एक जगह बैठ जाती है। पेड़ की इस गर्मी से जो बर्फ पिघलती है उसे पकड़ वे अपनी प्यास बुझाती हैं। एक चिड़िया बर्फ पिघलाने का काम नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें संगठित होकर प्रयोग करना चाहिए। संघर्ष और सहयोग पुस्तक में जीव वैज्ञानिक डॉक्टर साहबर्ट ने जंगल जीवन की व्याख्या करते हुए एक गिलहरी और गौरैया में प्रगाढ़ मैत्री का वर्णन किया है। गिलहरी यद्यपि अपने बच्चों देखरेख करती और अपने सामाजिक नियमों के अनुसार अन्य गिलहरियों से मेल मुलाकात भी करती, पर वह दिन के कम से कम 4 घंटे गौरैया के पास आकर अवश्य रहती। दोनों घंटों खेला करते। दोनों ने एक दूसरे को कई बार आकस्मिक संकटों से बचाया और जीवन रक्षा की। गिलहरी आती तब अपने साथ कोई पका हुआ बेर गौरैया के लिए अवश्य लाया करती। गौरैया वह बेर गिलहरी के चले जाने के बाद खाया करती। विद्वान वैज्ञानिक का मत था कि प्रकृति में संघर्ष नहीं, सभी और सहयोग की ही देखने को मिलता है। उनके अनुसार डार्विन का यह कथन कि संघर्ष पर अस्तित्व निर्भर है, व्यवहार रूप में प्रकृति जगत में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। चींटी जैसे क्षुद्र जीव से जीव का अध्ययन करने पर अनेकों महत्वपूर्ण तथ्य हाथ लगे। चींटियों के जीवन में सामान्यतः मजदूर चींटियों में कोई विलक्षणता नहीं होती। उनमें बुद्धि, अपनी निजी इच्छा भी नहीं होती। एक नियम व्यवस्था के अंतर्गत जीती रहती हैं, तथापि प्रेम की आशंका उनमें भी होती है और वे अपने कोमल भाव को दबा नहीं सकती। इस अंतरंग भाव की पूर्ति वे किसी और तरह से करती हैं। वह तितली के बच्चे से ही प्रेम करके अपनी आंतरिक प्यास बुझाती हैं। यद्यपि यह सब एक प्राकृतिक प्रेरणा जैसा लगता है, पर मूलभूत भावना का उभार स्पष्ट समझ में आता है। तितलियां फूलों का मधु चूसती रहती हैं, उससे उनके जो बच्चे होते हैं उनकी देह भी मीठी होती है। माता पिता के स्थूल शारीरिक गुण बच्चे में आते हैं। यह एक प्राकृतिक नियम है। तितली के नन्हे बच्चे जिसे लार्वा कहते हैं, मजदूर चींटी सावधानी से उठा ले जाती है। उसके शरीर के मीठे अंग को चाट चाट कर चींटी अपने परिवार के लिए मधु एकत्र कर लेती है, पर ऐसा करते हुए स्पष्ट सा पता चलता रहता है कि यह एक स्वार्थपूर्ण कार्य है। इसलिए वह थोड़ी मिठास एकत्र कर लेने के तुरंत बाद उस बच्चे को परिचर्या भवन में ले जाती है
और उसकी तब तक सेवा शुश्रूषा करती रहती है जब तक लार्वा बढ़कर एक अच्छी तितली नहीं बन जाता। तितली बन जाने पर चींटी उसे हार्दिक स्वागत के साथ घर से विदा कर देती है। जीव शास्त्रियों के लिए चींटी और तितली की यह प्रगाढ़ मैत्री गूढ़ रहस्य बनी हुई है। वे इस परस्पर परोपकार पर आधारित मैत्री को विज्ञान की भाषा में नहीं समझा सकते, पर अध्यात्म विज्ञान के चेतना संबंधी प्रतिपादनों के परिप्रेक्ष्य में इसे भली भांति हृदयंगम किया जा सकता है। ग्रह नक्षत्रों के बीच किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी और सभी अपने अपने विशेषताओं के साथ विद्यमान हैं, फिर भी इस विराट ब्रह्मांड रूपी परिवार में उन्हें सहयोगी सदस्यों के रूप में देखा समझा जा सकता है। समष्टि चेतना एक है एवं सहकार परोपकार एक दैवी गुण है जो अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्रकृति जगत में निखिल ब्रह्मांड के ये उदाहरण मनुष्य को यह बता देने के लिए पर्याप्त हैं कि उसे अपना जीवन श्रेष्ठ स्तर का जीना चाहिए, जिसमें कभी सभी को फलने फूलने विकसित होने की अवसर मिल सके। क्षुद्रता की प्रकृति, मिथ्या अभिमान उसकी चेतना पर आधिपत्य ना जमाने पाए, यह तथ्य समझकर ही विकास पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है।